हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द थिंक स्टेट। आज के इस पार्ट में हम अपना चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाय पोलैरिटी वाला चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आज के इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। कि सोवियत यूनियन जो था, जो हमारा 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वो हुआ क्यों है। और उसके बाद हम ये टॉपिक कवर करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, कि मतलब अगर वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसका असर क्या पड़ा, क्या उसके वो थे कॉन्सिक्वेंस। मतलब कॉज एक होता है कि भाई हुआ क्यों, कॉन्सिक्वेंस जब वो हो गया तो उसके बाद ये हुआ, तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आगे बात करेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सो इसमें हम पहले डील करेंगे कि देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन which fail to meet the aspirations of the people। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मतलब यहाँ कोई डाउट ही नहीं है इस लाइन में कि जो मतलब सोवियत यूनियन की इंटरनल वीकनेस थी, कि मतलब सोवियत यूनियन अंदर से इतना वीक हो चुका था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंस में, कि जो लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस की मतलब उनकी इच्छाएं थी, उनको वो पूरा करने में फेल हो गया। पहला रीजन ये हो गया है। उसके बाद हम हेडिंग बना सकते हैं। पहली हेडिंग इंटरनल वीकनेस, सेकंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। मतलब इकोनॉमिक, जो मतलब उनकी इकोनॉमी ग्रो ही हो रही थी, वो इतना स्टैग्नेट हो गई, मतलब बिल्कुल गिर गई। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर मैनी ईयर्स इसकी वजह से हुआ कि भाई जो कंज्यूमर गुड्स थी, जो मतलब हम आम, जो वहां के आम लोग कंज्यूम करते थे, उनकी शॉर्टेज हो गई बहुत ज्यादा मार्केट में। कि मतलब लोगों के पास तो पैसा है लेने के लिए, लोग भी हैं लेने के लिए, लेकिन जो वहाँ की इंडस्ट्रीज है उनके पास शॉर्टेज पड़ गई रॉ मटेरियल की और कुछ अदर मशीनरी की, जिसकी वजह से वो मतलब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही। इसकी वजह से जो मतलब सोवियत यूनियन की जो मतलब सोसाइटी थी, वो मतलब सिस्टम को ओपनली क्वेश्चन करने लगी। जो मतलब लोग पहले मतलब दब दब के, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द कार्टून्स और अदर फॉर्म में सिस्टम को क्वेश्चन करते थे, वो अब ओपनली क्वेश्चन करने लगे। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि अब लोगों, होता ना, लोगों ने जब एक बार फ्रीडम को चख लिया हो, तो उसके बाद उन्हें डर नहीं लगता। इस सेंस में उन्होंने देख लिया कि सोवियत खुद तो वीक हो रहा है, और फिर ये हमारे लिए भी एक दिक्कत की बात है। हाँ, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिकली इकोनॉमी स्टैग्नेट क्यों हो गई, इसका रीजन क्या था। इसको आप भाई कॉन्टिन्यू करके लिख सकते हैं, द सोवियत इकोनॉमी uses much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal। कि मतलब सोवियत इकोनॉमी थी, वो अपना मैक्सिमम पैसा कहाँ खर्च करती थी, वो अपना मैक्सिमम पैसा खर्च करती थी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में, और जो अपने मिलिट्री के आर्सनल थे, वेपनरी थी, उनको स्टोर करने में, उनको इम्प्रूव करने में। क्योंकि भाई यूएस और यूएसआर की उस टाइम पे आर्म्स रेस लगी हुई थी, तो उस आर्म्स रेस में आगे निकलने के लिए, इसलिए सोवियत यूनियन अपना मिलिट्री आर्सनल को आगे के डेवलप करने के लिए अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज में खर्च करता रहता था। हम्म। तो इसके बाद जब उन्होंने अपने रिसोर्सेज डेवलप कर लिए, तो उसमें एक मेन इशू था कि भाई जो उनके सैटेलाइट स्टेट्स थे, जो एक मतलब जो यूएसआर के जो साथ में स्टेट थे, जो मतलब वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे, उन सबका भी डेवलपमेंट करना यूएसआर पे बर्डन आ गया था, क्योंकि उसने उनकी इकोनॉमी को अपने ऐसा मॉडल्ड कर लिया था। तो ऑटोमेटिकली बात की है कि भाई यूएसएसआर की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने सैटेलाइट स्टेट्स को डेवलप करने में और उनको आगे अपग्रेड करने में। तो ये भी सोवियत यूनियन के ऊपर बर्डन था, एक बहुत बड़ा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्या, वो मैंने कहा ना कि जब लोग एक बार फ्रीडम को चख लेते हैं, तो उसके बाद फिर उन्हें काबू करना मुश्किल होता है। वैसे ही अब ऑर्डिनरी जो लोग थे, अब वो ज्यादा नॉलेजेबल हो गए कि भाई जो भी एडवांसमेंट इकोनॉमिकली वेस्ट में हो रही है उनके बारे में अवेयर हो गए। तो इसकी वजह से वो इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे थे अपने सिस्टम
और सोवियत यूनियन के सिस्टम के बीच में, कि भाई वो कितने एडवांस है। हम अब तक मतलब एक यूटोपियन विजन में ही मतलब खोए हुए थे कि हमारा सिस्टम बहुत बेस्ट है। ठीक है। और उसके बाद सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेट। इकोनॉमिकली तो हो चुका था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सेंस में भी हो गया। क्यों? क्योंकि जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी जो वहां पे 70 ईयर से रूल करती थी, वो लोगों की तरफ अकाउंटेबल ही नहीं थी। तो इसकी वजह से तो इसकी वजह से जो वहाँ के आम लोग थे वो अपने आप को सरकार से कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि हाँ भाई ये हमारे जैसे लोग हैं, हम हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं, है ना। क्योंकि भाई एक तो वो एलिनेटेड फील करते थे, क्योंकि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत स्लो था, स्टिफल्ड था। और एक तो वहाँ बहुत ज्यादा वो था करप्शन। और वहां पे सिस्टम अगर मिस्टेक करता था उसको ठीक करने के लिए वो काबिल नहीं था, ना वो अकाउंटेबल था कि भाई हमसे गलतियों की बात हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेकर्स थे वो भी मतलब अनविलिंग थे कि भाई वो गवर्नमेंट के अंदर कि भाई वो गवर्नमेंट को मोर ओपननेस दे, कि मतलब गवर्नमेंट मोर ओपन हो, अकाउंटेबल हो की तरफ। वो मतलब उसके सख्त खिलाफ थे कम्युनिस्ट पार्टी के, हार्ड राइलर स्पेसिफिकली। ठीक है। और वहां पे सेंट्रलाइजेशन था, वहां मतलब कुछ वहां सब कुछ स्टेट कंट्रोल था, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री कंट्रोल नहीं था। और उसके बाद जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे वो मतलब ज्यादा पावर और एक्स्ट्रा लग्जरीज एंजॉय कर पाते थे आम लोगों के मुकाबले। कि लाइक एग्जांपल समझिए कि अगर आप पार्टी ब्यूरोक्रेट है तो आपको मतलब 5 लाख तक का इलाज हॉस्पिटल में या आपको फ्री में इलाज किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक आप आम आदमी उस देश के, तो आपको इक्वल ही पे करना पड़ेगा इतना बाकी लोग पे कर रहे हैं। तो मतलब ये मतलब स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा ब्यूरोक्रेट्स को, जिसकी वजह से लोग और मतलब अनरेस्ट हो गए अंदर से। ठीक है। और जो गौरबच्चिव ने रिफॉर्म का प्रॉमिस किया था कि भाई उनकी इकोनॉमी को कैचअप करेंगे वेस्ट की तरह, और जो उसने और जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लूजन करना शुरू करा, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी शो करने लगी। इसको भी लोग एक मतलब वो मानते हैं वे कि इसकी वजह से ही यूएसएसआर के अंदर अनरेस्ट और बढ़ गया। कि वो होता है ना कि गौरबच्चिव ने लोगों को उंगली दी, उन लोगों ने पूरा हाथ ही खींच दिया, इस वे में। ठीक है। और गोरबाचेव ने जो ये रिफॉर्म्स कैरी आउट करे, सिस्टम को लूजन करा, उन्होंने एक ऐसा मोशन सेट कर दिया मतलब उन्होंने एक ऐसा एक स्टेज सेट कर दिया कि जिसको भाई कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया सोवियत यूनियन के लिए। और जो सोवियत यूनियन के और देयर वर अ सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी विच फेल्ट दैट गोर्बाचेव शुड हैव मूव फास्टर। कुछ जो ये मानते थे सोवियत सोसाइटी में कि गोर्बाचेव धीरे चल रहे हैं, इनको थोड़ा तेज चलना चाहिए था, है ना। और वो लोग मतलब उन्हें लगा कि भाई हमें उस तरीके से बेनिफिट नहीं मिला जिस तरीके से हम होप कर रहे थे गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को सुन के। और कुछ लोगों को लगा कि भाई ये बहुत स्लो कर रहे हैं, है ना, तो ये और तेज करें, इनका ये मानना था, है ना। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, जो हार्ड लाइनर्स थे, उनका एक टोटली अपोजिट व्यू था। उनको ऐसा लग रहा था गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स, उनकी पावर और जो उनकी स्पेशल पावर्स उन्हें मिल रखी हैं, प्रिविलेजेस मिल रखी हैं, उन सबको कुचलते हुए जा रहे हैं। और गोर्बाचेव बहुत जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं आ रहे। ठीक है। तो इसके वजह से एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर दी। एक तरफ वो लोग जिनको लगता है गोर्बाचेव को थोड़ा फास्ट चलने चाहिए तो बहुत स्लो चल रहे हैं, वो है ऑर्डिनरी पीपल। एक तरफ वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड में जिनको लग रहा है गोर्बाचेव बहुत तेज चल रहे हैं, उन्हें थोड़ा धीरे चलना चाहिए था। ठीक है। तो इस टग ऑफ वॉर के बीच में गोर्बाचेव ने सपोर्ट खो दिया चारों तरफ से। जो लोग उनके सपोर्ट में थे, अब वो लोग भी अब वो लोग भी उनके खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि गोर्बाचेव अपनी ही पॉलिसीज को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो इस टाइप के पर्सन को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछ सकता है या फिर सीबीएसई टर्म लिख के कि सबसे इमीडिएट रीजन क्या था, है ना, सबसे इमीडिएट रीजन क्या था डिसइंटीग्रेशन का, यूएसएसआर का। तो उसका था राइज ऑफ नेशनलिज्म और एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी। नेशनलिज्म का राइज होगा कि भाई अब हमें अपना खुद की कंट्री स्टैब्लिश करनी है, हमें किसी के अंडर नहीं रहना। होता है ना लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाना, इस टाइप से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी, है ना।
और इसके बाद इंक्लूडिंग रशिया, तो इसके बाद हुआ क्या, जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे हमारे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक स्टेट आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो इसका एक आप वो लिख लीजिए एक्रोनिम, लॉल सुना है, लॉल, एलओएल, एलओएल की जगह एलईएल, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, या फिर लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया। इस तरीके से आप इस एक्रोनिम की हेल्प से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, यूक्रेन भी था और जॉर्जिया भी था, लेकिन वो बाल्टिक रिपब्लिक्स नहीं थे। यूक्रेन और जॉर्जिया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, है ना। और उसके बाद एंड द अदर्स प्रूव टू बी द फाइनल एंड द इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो नेशनलिज्म की डिजायर्स पहले जाके बाल्टिक स्टेट में, उसके बाद यूक्रेन, जॉर्जिया और बाकी देशों में फैलती गई। तो इसलिए कहते हैं कि भाई नेशनलिज्म की फीलिंग ही सबसे ज्यादा इमीडिएट रीजन था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए। ओके, नाउ अब गोर्बाचेव रिफॉर्म स्पीडेड अप एंड इंक्रीज नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन, है ना। बाकी लोग क्या सोचते थे, बाकी लोग ये सोचते थे कि भाई गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने ही नेशनलिस्ट की डिससेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर दिया। जो मतलब नेशनलिस्ट लोग डिससेटिस्फाई थे, उसको उन्होंने कहा डिससेटिस्फेक्शन और इंक्रीज कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद एक आयरन यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम बहुत सारे लोगों को लगा, स्कॉट्स को लगा कि भाई नेशनलिस्ट जो मतलब अनरेस्ट होगा वो सबसे ज्यादा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में होगा, और वही लोग सोवियत यूनियन से अलग होने की डिमांड उठाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। नेशनलिस्ट डिजायर्स और अलग होने की इच्छा सबसे पहले दिखाई ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हमेशा से ही यूएसआर का पार्ट बने रहना चाहती थी, चाहे चाहे बाकी लोग उन्हें छोड़े या ना छोड़े, वो हमेशा से सोवियत यूनियन के साथ ही रहना चाहते थे। इसका रीजन क्या है कि भाई वो लोग पहले से ही बहुत इकोनॉमिक बैकवर्ड थे, लेकिन अगर उन्हें सोवियत यूनियन का साथ मिला रहेगा तो वो भी डेवलप होते रहेंगे, चाहे धीरे धीरे, लेकिन डेवलप तो होते रहेंगे ना। तो इसकी वजह से उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सारा बर्डन सोवियत यूनियन पे था। ओके, ओके, so national satisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part, in Russia and the Baltic areas as well as Ukraine and Georgia। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ऑर्डिनरी पीपल हेयर फेल्ट एलिनिएटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन एंड फ्रॉम ईच अदर, concluded that they were paying too high for an economic price to keep more backward areas with the Soviet Union। अब देखिए, जो वहां के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे और जो वहां की बाई कंट्रीज थी, वो लोग, वहां के लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते थे। तो जो हमारे मतलब यूरोपियन और बाल्टिक स्टेट्स के लोग थे, वो मतलब ये फील करने लगे कि भाई एक सेंट्रल एशियन की बैकवर्ड कंट्रीज को अपने साथ लेके चलने के लिए हम क्यों इतना हाई इकोनॉमिक प्राइस पे करें। अगर हम पैसे पे करें तो डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनका डेवलपमेंट हो जाए, ताकि वो भी हमारे साथ चल सके। तो एक मेजर पॉइंट था ऑर्डिनरी पीपल का, कि जिसकी वजह से बाल्टिक एरियाज, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन के अंदर यूज नेशनलिस्ट अनरेस्ट हुआ। ओके, अब इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई से इसका आराम से इसका 6 मार्कर क्वेश्चन या 4 मार्क क्वेश्चन आराम से बन के आ सकता है। तो ये पूछ रहा है कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन एंड द सोशल सिस्टम इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, पहली बात तो सिंपल कॉमन सेंस का है, कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया। क्योंकि जब एक दोनों में से एक पार्टी ने देखी तो वॉर किस बात की, वॉर तो दो लोगों के बीच में होती है। अब यहाँ तक ऑटोमेटिकली गिर गया, तो सिंपल सी बात है कोल्ड वॉर खत्म हो गई। और जो ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था कि भाई सोशलिस्ट सिस्टम या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम कौन सा अच्छा है, ये भी आपको इश्यू नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, कैपिटलिस्ट सिस्टम एक डोमिनेट आइडियोलॉजी बन गई। और उसके बाद जो आर्म्स रेस होती थी, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो रहे थे, मिलिट्री ब्लॉक्स हो रहे थे, आर्म्स रेस होती थी, वो भी एंड पे आ गई, जिसकी वजह से वर्ल्ड पीस भी स्टेब्लिश हो गई, एक न्यू वेव फॉर्म हो गया पीस की तरफ के। ठीक है, सेकंड, दूसरा कि जो पावर रिलेशन थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गए, और जो अलग पावर रिलेशन चले चेंज हो गए वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। और जो आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो चेंज, आइडियाज मतलब पहले दो आइडियाज एग्जिस्ट करते थे, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, वो भी चेंज हो गए। इंस्टीट्यूशंस का भी रोल इसमें हम देखेंगे।
कि देखिए द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओनली टू पॉसिबिलिटी, कि या तो भाई जो रिमेनिंग सुपर पावर है यूएस वो डोमिनेट करेगा, है ना, और एक यूनिपोलर सिस्टम बनाएगा, मतलब एक ही कंट्री सब कुछ डोमिनेट कर रही है, या फिर अलग अलग कंट्रीज और ग्रुप एमर्ज होंगी और इसको और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसकी वजह से इमरजेंस हम देखेंगे मल्टीपोलर सिस्टम का, मतलब एक ही डोमिनेट कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज डोमिनेट, है ना। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या इन दोनों में से पहला वाला, यूएस हमारा सोल सुपर पावर बन गया, है ना, क्योंकि उसके पास पावर थी, प्रेस्टीज थी, है ना। पावर कैसे, उसका डॉलर सबसे पावरफुल है, सुपर पावर है, सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर उसके पास है ना, और उसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वो डोमिनेट बन गया, अब सारी कंट्रीज की इकोनॉमी उसी के आसपास मॉडर्न होने लगी, ठीक है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको आइडियाज तो यहाँ कवर होगा कैपिटलिस्ट में। अब इंस्टीट्यूशन में क्या है, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ये भी एक पावरफुल एडवाइजर्स बन गए कंट्रीज के लिए। कैसे, ये भाई कंट्रीज को लोन गिवन आउट करते थे, लेकिन कुछ कंडीशंस रख के, कि लाइक आप अब अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट मॉडल पे शेप कर लेंगे, तो इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया इंस्टीट्यूशंस का। और उसके बाद नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, मत के अब भाई सोशलिस्ट नहीं होगा या एक ही गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ नहीं होगा, इलेक्शंस का एक स्टेज सेट हो गया, लिबरल डेमोक्रेसी एक स्टेज सेट होगा लोगों की पॉलिटिकल लाइफ और नेशन की पॉलिटिकल लाइफ को फॉर्म करने। और लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड, जब सोवियत ब्लॉक एंड हो गया, तो सिंपल सी बात है, जो उसकी 15 कंट्रीज हैं वो भी फ्री हो गई, तो अब वो कंट्रीज इंडिपेंडेंटली एमर्ज हुई जिनकी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस थी और चॉइसेस थी। गॉट इट। इसमें से स्पेशली जो खासकर बाल्टिक स्टेट्स और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स चाहते थे ज्वाइन करना यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप के सारे देशों ने मिलकर अपना यूनियन बनाया है, जिसको हम इसी के नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेकंड चैप्टर में, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे यूरोपियन के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और कुछ बनना चाहते थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का पार्ट, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे कुछ पीछे टॉपिक्स में, और आगे भी नेक्स्ट चैप्टर में ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपना अलग वे ले रही, उन्हें अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठा के यूएस और रशिया दोनों से ही अच्छे संबंध बना के रखने थे, वो किसी एक को फेवर नहीं करना चाहते थे, ठीक है, विद द यूएस चाइना एंड अदर्स, एंड ऑल्सो स्टैब्लिश टाई विद द यूएस चाइना एंड अदर्स, रूस के साथ साथ यूएस चाइना और अदर कंट्रीज के साथ भी वो अपने अच्छे रिश्ते बनाना चाह रही थी। तो इसका हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं, थस द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर्स एमर्ज, कि मतलब अब हम साफ साफ देख पा रहे थे कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम में नए नए प्लेयर्स एमर्ज हो रहे हैं, जिनकी अपनी खुद की पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एस्पिरेशंस थे, उनके खुद के इंटरेस्ट थे, उनकी खुद की सोवरेनिटी थी, इन सबको ऑब्जर्व करते हुए कंक्लूजन बन सकता है। सो गाइस, आज के इस पार्ट में हमने डीपली डिस्कस कर लिया है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के, और व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। एक बात देखिए, ये सीधा उठ कर आता है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, डायरेक्ट ये हेडिंग उठ कर आ जाए क्वेश्चन में आपके 6 मार्कर में, है, तो आपको ये भी ध्यान देते चलिए। और इस चैप्टर के हमने डीप नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे लॉन्च कर दिए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। उसके अंदर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट मेकिंग हुई है, उसके अंदर एक्रोनिम्स है बहुत सारी टर्म्स के, लाइक हमने एलईएल का, हमने लाटविया एस्टोनिया लिथुआनिया का पढ़ा, हमने रशिया यूक्रेन बेलारूस का हमने उबर बनाया, इस तरह के बहुत सारे एक्रोनिम्स आपको उस चैप्टर में मिलेंगे। आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। सो यू मेक श्योर कि आप ध्यान से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पे नेक्स्ट चैप्टर के भी नोट्स अपलोड होंगे। और अभी हम आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज लॉन्च करने वाले हैं, वो इस चैप्टर के ओवर होती लॉन्च हो जाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप या तो कमेंट कर दीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मुझसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू।